88 में कह रहे हैं कि आपको पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन का ग्राफ बताना है, कौन सा सही है फॉर स्टेबल मॉलिक्यूल फाउंड इन नेचर। ठीक है, नेचर में स्टेबल मॉलिक्यूल मिल रहा है, उसका इन चार ग्राफ में से पूछ रहे हैं कौन सा ग्राफ सही है। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको याद ही रखना है। तो इसका आंसर है ए पार्ट। ठीक, ये वो ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन। और ये ग्राफ दो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, एक तो ये एक्सप्लेन करता है आपका इलास्टिसिटी को, और ये एक्सप्लेन करता है थर्मल एक्सपेंशन को। ये इस तरह से ये ग्राफ इस तरह से ये नीचे आता है और फिर इस तरह से ऊपर उठता है यहाँ पे। दो चीज़ें एक्सप्लेन करता है, एक इलास्टिसिटी है और एक थर्मल एक्सपेंशन है। मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ आपको। ये जो पॉइंट है, ये जो इंटर एटॉमिक इधर है एक्स एक्सिस पे इंटर एटॉमिक सेपरेशन, और ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है वो होती है बॉन्ड लेंथ। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन है वो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ। ठीक, अगर उस बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ाने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो जो फोर्स आएगा वो इंटरनल जो फोर्स आएगा वो अट्रैक्टिव होगा नेचर में। ठीक है, फोर्स जो होता है और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन होता है वो होता है -du/dr। ठीक, आराम से समझना है। अगर हमने मॉलिक्यूल को खींचा, डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ से बढ़ाने की कोशिश करी, तो हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे अगर हम फोर्स देखेंगे तो फोर्स है पोटेंशियल एनर्जी के स्लोप का नेगेटिव। अब यहाँ स्लोप पॉजिटिव है और उस पर माइनस लगाएंगे तो फोर्स यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यानी फोर्स यहाँ पे कैसा आएगा, नेगेटिव। फोर्स नेगेटिव आएगा, इसका मतलब वो अट्रैक्टिव फोर्स है। और अगर हम उस मॉलिक्यूल को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंच जाओगे। और अगर आप यहाँ फोर्स देखोगे तो यहाँ पे स्लोप निगेटिव है और उस पर एक और माइनस लगाएंगे तो फोर्स कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है रिपल्सिव। ठीक, तो इसने ये इलास्टिसिटी एक्सप्लेन कर दी कि जो इलास्टोमर्स होते हैं, जो 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 मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जैसे रबर हुई, कई सारी चीज़ें, या स्टील हुई, उसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर एटॉमिक सेपरेशन के चेंज होने का खेल होता है। तो अगर आप उसको इलोंगेट करने की कोशिश करोगे तो फोर्स, इंटरनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का आ जाएगा, यानी अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग इंटरनल फोर्स। और उसको अगर कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, इंटर एटॉमिक सेपरेशन कम करने की कोशिश करोगे, तो फोर्स जो है वो रिपल्सिव नेचर में आ जाएगा। तो इसी ग्राफ से एक्सप्लेन हुआ आपका इलास्टिसिटी। अब इसी ग्राफ से थर्मल एक्सपेंशन एक्सप्लेन होता है, तो वो हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में कहीं मिलेगा ग्राफ, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको याद कर लेना है कि पोटेंशियल एनर्जी और इंटर एटॉमिक सेपरेशन में जो ग्राफ होता है वो किस नेचर का है, किस तरह का दिखता है, तो वो है ए पार्ट। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फर्स्ट फिगर। ये पोटेंशियल एनर्जी आपको दी हुई है, पी एक्स पोटेंशियल एनर्जी है एक्स के साथ, और फोर्स का ग्राफ पूछ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अगर वन डायमेंशनल सिचुएशन है तो जो फोर्स होगा वो होगा -du/dx। पोटेंशियल एनर्जी के स्लोप के नेगेटिव के बराबर फोर्स होता है। तो पहली सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है, स्लोप उसकी पॉजिटिव है, तो उसमें माइनस लगाएंगे तो फोर्स कैसा आएगा, नेगेटिव। और दूसरे केस में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, तो उसकी स्लोप अगर हम निकालेंगे तो वो ज़ीरो आ जाएगी। तो पहले केस में पोटेंशियल एनर्जी की स्लोप पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, तो फोर्स आपका कांस्टेंट होगा और नेगेटिव होगा। दूसरे केस में स्लोप जीरो है तो फोर्स आपका जीरो होगा। सो द आंसर विल बी सी पार्ट। A particle which is constrained to move along x-axis is subjected to a force in the same direction which varies with x as a function। एक पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव करने के लिए कंस्टेंट है, उसी में वो मूव करेगा और उसमें एक फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में जिधर वो मूव कर रहा है, और वो फोर्स है -kx प्लस ax³। -kx प्लस ax³ ये फोर्स है। और आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है। k और a जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है और x पॉजिटिव के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाना है। ठीक ठीक, तो फोर्स से हम पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो फोर्स जो होता है वो होता है -du/dx। ये पोटेंशियल फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में कनेक्शन है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालेंगे तो वो बनेगा -∫f/dx। तो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं और एक माइनस भी लगाना है बाहर। तो ये आपका आ जाएगा kx² माइनस ax⁴/4। तो ये आएगी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि ये दिखेगा कैसा। ठीक, तो ढंग से समझना है। पहली बात तो x = 0 पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। x 0 डालोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये वाला आंसर आपका बनेगा नहीं।
ठीक। दूसरी बात, एक टर्म इसमें पॉजिटिव है, एक टर्म इसमें नेगेटिव है। जब x की वैल्यू छोटी होगी तो लोअर जो पावर वाला टर्म है वो डोमिनेट करता है, यानी शुरुआत में पॉजिटिव टर्म डोमिनेट कर रहा होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी पहले पॉजिटिव में बढ़ रही होगी। फिर क्या होगा, जैसे जैसे x की वैल्यू और बढ़ेगी तो x टू पावर जो 4 वाला टर्म है वो डोमिनेट करना शुरू कर देगा, तो फिर नेगेटिव वाला टर्म डोमिनेट करेगा, यानी पहले पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और फिर कम होनी शुरू हो जाएगी, और फिर उसके आगे सभी वैल्यूज के लिए यही वाला टर्म डोमिनेट करेगा, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ भागेगा। तो पहले ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही होगी, जीरो से शुरू करेगी, पहले बढ़ रही होगी, और उसके बाद जब x टू पावर 4 वाला टर्म डोमिनेट करना शुरू कर देगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और फिर हमेशा के लिए कम होती चली जाएगी। तो इसका जो आंसर बनेगा वो आपका बनेगा डी पार्ट। The force acting on a body moving along x-axis varies with the position of a particle as shown in a figure। फोर्स और पोजीशन का आपको ग्राफ दिया है और पूछ रहे हैं द बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होगी। तो पहले तो आपको इक्विलिब्रियम समझना है। इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होती है जहां पे नेट फोर्स जीरो होता है। तो नेट फोर्स जीरो यहाँ दोनों पे है, x1 पोजीशन पे भी नेट फोर्स जीरो है, x2 पे भी नेट फोर्स जीरो है, तो दोनों ही इक्विलिब्रियम हुई। अब इसमें स्टेबल कौन सी, तो स्टेबल की पहचान ये है कि अगर आप इसको पॉजिटिव में डिस्प्लेस करो तो नेगेटिव फोर्स आ जाना चाहिए, और नेगेटिव में डिस्प्लेस करो तो पॉजिटिव फोर्स आ जाना चाहिए, यानी फोर्स ऐसा होना चाहिए जो वापस उसी पोजीशन पे पहुंचाने की कोशिश करे, तो ये होगी स्टेबल। अनस्टेबल क्या होगी, अगर आपने इसको पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट दिया और फोर्स भी पॉजिटिव आ गया तो वो उसको लेके चला जाएगा, वापस लौटा के नहीं लाएगा, और अगर आपने इसको नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट दिया और नेगेटिव भी फोर्स आ गया तो इसको लेके चला जाएगा, तो ये कैसी हुई, अनस्टेबल, और ये कैसी हुई आपकी स्टेबल। तो दोनों चेक करेंगे, अलग से ग्राफ बना लेता हूं मैं, दोनों चेक करेंगे दोनों पोजीशन। पहले x1 चेक करते हैं। तो x1 में अगर मैंने पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट दिया तो इस पोजीशन पे जो फोर्स है वो भी पॉजिटिव है, तो ये आपकी स्टेबल नहीं हुई, ये क्या हुई, अनस्टेबल। ठीक, अब जरा x2 चेक करते हैं। x2 में अगर मैंने पॉजिटिव में डिस्प्लेसमेंट दिया तो वहां पे जो फोर्स है वो नेगेटिव है, यानी इसको वापस भेजने के लिए कहेगा, और जब मैंने इसको नेगेटिव में डिस्प्लेसमेंट दिया तो यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा है, वो पॉजिटिव फोर्स है। ठीक है, तो ये कैसी हुई आपकी स्टेबल, और ये कैसी हुई आपकी अनस्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सी होगी आपकी, x2, बी पार्ट। A heavy weight is suspended from a spring. A person raises the weight till the spring becomes slack। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था पीछे। ठीक, द वर्क डन बाई हिम, उसका जो वर्क डन है वो W दिया है, और एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच स्प्रिंग E दी हुई है। अब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहे हैं, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये m मास का मान लिया ब्लॉक है, जो कुछ इलोंगेशन हो रखा था इसमें, मान लिया कितना इलोंगेशन हो रखा था, x, और किसी पर्सन ने इसको नीचे से लिफ्ट किया है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये बनेगी mg इज इक्वल टू kx। एक पर्सन ने इसको नीचे से ऊपर लिफ्ट किया और तब तक लिफ्ट किया जब तक ये रिलैक्स नहीं हो जाता, और उसका जो वर्क डन है वो W है। तो हम लिखने वाले हैं वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो आपको जीरो होने वाला है। अब फोर्सेज कौन कौन से हैं, mg है, स्प्रिंग है, वो पर्सन है। तो पर्सन का वर्क डन आपको दिया गया है W, mg का वर्क डन होगा माइनस mgx, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होगा प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। और आपसे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं ये mgx। तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा mgx वो आपका आ जाएगा W प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, और हाफ के एक्स स्क्वायर जो है वो एनर्जी स्टोर्ड इन द इलास्टिक स्प्रिंग है, तो वो E के बराबर दी हुई है। तो ये आंसर क्या बनेगा, W प्लस E, ये होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। A body is falling under gravity when it loses a gravitational potential energy by u, its speed is v। जब उसकी डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी u होती है तब इसकी स्पीड v हो जाती है। तो मास पूछ रहे हैं, तो बहुत ही सिंपल है, डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से मास पूछा जाएगा, तो मास कितना आ जाएगा, 2u अपॉन v स्क्वायर, सी पार्ट। A block of mass m is dropped from the fourth floor of an office building and hits the sidewalk
ब्लो एट ए स्पीड v, ठीक है। फोर्थ फ्लोर से हमने किसी ब्लॉक को गिराया और उसने v स्पीड से जाके हिट किया, ठीक है। पूछ रहे हैं कौन से फ्लोर से गिराएं ताकि स्पीड डबल हो जाए, तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपने फोर्थ फ्लोर से गिराया, मान लिया 4h हाइट हो गई, तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg इंटू 4h, और वो किसके बराबर होगा, हाफ mv स्क्वायर के, यही तो होगा। अब आप स्पीड को डबल करना चाहते हो, ठीक, तो आप समझो अगर आपने स्पीड को डबल करी तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी 4 गुना होने के लिए पोटेंशियल एनर्जी भी 4 गुना होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी 4 गुना होने के लिए हाइट 4 गुना होना चाहिए, और हाइट 4 गुना होने के लिए जो बिल्डिंग है वो आपके 4 गुना ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। तो फोर्थ फ्लोर की जगह उसको हम 16th फ्लोर से गिराएंगे, तब जो स्पीड है वो क्या होगी, डबल होगी, डी पार्ट। ए कार्ट इज सेट रोलिंग अक्रॉस ए लेवल टेबल, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, वो हम कर चुके हैं। और पहले इसमें उसमें भी ऐसा ही था कि पहला जो पैच था वो सैंड का था, और उसमें एवरेज हॉरिजॉन्टल फोर्स 6 न्यूटन मिला था, और वो 6 सेंटीमीटर जाके रुक गई थी। उसके बाद उसमें जो दूसरा पैच था वो आपका ग्रेवल का था, ठीक है, लेकिन इसमें फ्लोर का है, ठीक है। और उसमें रुकने से पहले कितना ट्रेवल करती है, 18 सेंटीमीटर ट्रेवल करती है रुकने से पहले। तो एवरेज फोर्स पूछ रहे हैं कितना होगा, ठीक। तो जैसे वहाँ किया था वैसे यहाँ करेंगे, जो वर्क डन होगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब वही फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल मान लिया के नॉट है। अब वर्क डन यहाँ पहले केस में रेजिस्टिव फोर्स 6 न्यूटन है और 6 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, तो वर्क डन होगा -6 इंटू 0.06। दूसरे केस में एवरेज फोर्स का आपको पता नहीं है, वर्क और डिस्प्लेसमेंट लिया है उसने 18 सेंटीमीटर, तो -f इंटू 0.18, ये वर्क डन हो जाएगा, और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा 0 माइनस के नॉट। जैसे राइट हैंड साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों की सेम होगी, और यहाँ से जब आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स आपका आ जाएगा 2 न्यूटन। तो फ्लोर ने जो रेजिस्टिव फोर्स दिया होगा वो कितने न्यूटन का होगा, 2 न्यूटन। सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, तो ये हो ही जाना चाहिए आपसे। एन एथलीट जंपिंग वर्टिकली ऑन ए ट्रेम्पोलिन लीव्स द सरफेस विद ए वेलोसिटी ऑफ 8.5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स। पूछ रहे मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो पहुंचेगा, व्हाट मैक्सिमम हाइट डज ही रीच। तो बहुत ही सिंपल है, v² मैक्सिमम हाइट होती है। अगर किसी को कोई v से जंप कर रहा है, वर्टिकली v से जंप कर रहा है, तो मैक्सिमम कितनी हाइट गेन करेगा, तो v²/2g, सारी वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। ए बॉल ऑफ क्ले फॉल्स फ्रीली ऑन ए हार्ड फ्लोर, इट डज नॉट बाउंस नोटिशियबली एंड इट वेरी क्विकली कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, बॉल ऊपर से गिराई और वो फ्लोर पे जाके स्टिक हो जाती है। व्हाट देन हैपन टू द एनर्जी ऑफ द बॉल व्हाइल इट वाज फॉलिंग, जब वो गिर रही होगी तो उसके पास जो एनर्जी होगी तो उसको क्या हुआ होगा, तो वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। किसकी हीट एनर्जी, फ्लोर के मॉलिक्यूल्स की और बॉल के मॉलिक्यूल्स की। तो इट हैज़ बीन यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग ए डाउनवर्ड मोशन, गलत है। इट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बैक इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ये भी गलत है, रिबाउंड तो ही नहीं है। इट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इनटू बॉल बाय हीट, सिर्फ बॉल नहीं, बॉल भी होगा और फ्लोर भी होगा, दोनों, ठीक है। सिर्फ बॉल में ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक। इट इज इन द बॉल एंड फ्लोर एज ए एनर्जी ऑफ इनविजिबल मॉलिकुलर मोशन, वो हमें दिखेगा नहीं, बट हीट एनर्जी का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका वाइब्रेशन बढ़ गया होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। तो इसका सबसे बेहतर आंसर क्या है, डी पार्ट। ए फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए वेटलेस स्प्रिंग इज 16 न्यूटन पर मीटर, ये फोर्स कांस्टेंट दिया है, और एक बॉडी है 1 kg की जो उससे सस्पेंड की गई है, और उसको डाउनवर्ड हमने खींचा है 5 सेंटीमीटर और उसके बाद रिलीज कर दिया। पहले से सस्पेंडेड है, 5 सेंटीमीटर और खींचा और हमने उसको रिलीज कर दिया। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं, ब्लॉक स्प्रिंग बॉडी इस सिस्टम के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरह की ये सिचुएशन है। जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, जो फोर्स कांस्टेंट है, वो है 16 न्यूटन पर मीटर, और बॉडी का मास दिया है 1.0 kg। उसको कितना नीचे खींचा है, तो उसको नीचे खींचा है 5 सेंटीमीटर। पहले से सस्पेंडेड होगी, यानी ये होगी इसकी मीन पोजीशन। मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ से कितना नीचे होगी, ये नेचुरल लेंथ होगी। नेचुरल लेंथ से कितना नीचे होगी, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, mg इक्वल टू kx, mg हो गया 10,
इज इक्वल टू के एक्स 16 इंटू एक्स। जो एक्स आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 10/16। ये हो गया मीटर, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ज़रा डिवाइड करते हैं इसको, तो 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 25 टाइम्स हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स हो गया, तो ये हो जाएगा 125/2 सेंटीमीटर। इतना होगा वो x की वैल्यू, जरूरत पड़ेगी तब डालेंगे। अब जैसे इसको रिलीज करोगे तो जब ये मीन पोजीशन है, जब ये वापस मीन पोजीशन पाएगा वहीं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, वहीं पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। कितनी होगी वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो कैसे सेटल करेंगे, इक्वेशन आप समझना जरा। इस पोजीशन से जब वो यहाँ से हम ब्लॉक को रिलीज करेंगे, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगी, एक तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक। और इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो भी मान सकते हैं अगर इसी को हम क्या मान लें, रेफरेंस। और काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, इस लाइन को हम रेफरेंस मान लेते हैं, या ऐसा कर लेते हैं हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं, इस लाइन को हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस, ठीक है। अब आप आराम समझते जाना, ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, ए से बी में एनर्जी कंजर्वेशन चल रहा है। तो ए पे जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो हो जाएगी हाफ के एक्स प्लस 0.05 का होल स्क्वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, प्लस रेफरेंस मान लिया तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, प्लस रेस्ट से रिलीज किया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0, इज इक्वल टू। अब बी पॉइंट पे देखेंगे तो बी पॉइंट पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हो जाएगी mg h कितना, 0.05 मीटर, और प्लस जो होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बस आपको सारी वैल्यू डालनी है, सॉल्व कर लेना और आपको आंसर मिल जाएगा।